तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दलों ने जबरदस्त हंगामा किया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के पक्ष में विपक्षी दलों ने विधानसभा और विधान परिषद में जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद कार्यवाही 30 मिनट के लिए रोकनी पड़ी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने किसानों के प्रदर्शन के दौरान मृत लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। तो वहीं सपा के सदस्यों ने सदन में कुछ देर नारेबाजी करी। इसके बाद सपा सदस्य सदन से बाहर भी चले गए, जिसके बाद बसपा और कांग्रेस सदस्यों ने भी राज्यपाल के भाषण का बहिष्कार किया। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में सपा ने सभापति के चुनाव कराने की मांग उठाई और हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। तो वहीं आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद आनंद भदौरिया और दीपक सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्षेत्र के तहत हम लोगों ने जो हमें अधिकार प्राप्त हैं, सभापति के खिलाफ हमने संकल्प प्रस्तुत किया है उनको हटाए जाने का, और वही बैठ करके सदन की कार्रवाई संचालित कर रहे हैं। जबकि संविधान की धारा 185 कहती है कि अगर सभापति के खिलाफ कोई ऐसा उनके हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो उस समय तत्समय वो चेयर पर नहीं बैठेंगे, कोई और व्यवस्था होगी। अपने खिलाफ उनके खिलाफ हम लोगों ने दिया है प्रस्ताव और वही कैसे फैसला करेंगे। आज जिस तरह से विधान परिषद की कार्यवाही बाधित है, उसके पीछे नियमों का, संविधानों की अनदेखी तो अपनी जगह है, उससे बड़ी चीज सरकार का अहंकार है। हमारे देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कई बार प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, लेकिन आम राय से, आम सहमति से सारे दल के नेता बैठकर तय करते थे, कभी किसी को आपत्ति नहीं रही। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज को अपने हिसाब से जबरिया लादना चाहती है, आज सरकार के अहंकार के वजह से उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनमानस पर सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं लखनऊ से अनिल के अंकुर, साथ में उनके साथ संजीव कपासिया भी मौजूद हैं। अनिल जी, क्या कुछ कार्रवाई रही? एक बार फिर से जो है हंगामा देखने को मिला, जिसकी चर्चा हमने करीबन 10:30 बजे की थी कि हंगामा हो सकता है, हंगामा हुआ भी। वेल में एक बार फिर से आए सपाई और एक बार फिर से वो बाहर चले गए। जी पूजा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये पहले से ही जितना समूचा विपक्ष है पूरी तरह तैयारी था, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे थे सरकार पर बरसने के लिए। आज जब मौका मिला तो लगातार विपक्ष जो है हावी रहा और उसने अपने गुस्से का इजहार बायकाट करके और बैल में जाकर के बार बार किया। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाइयां हो रही हैं उससे विपक्ष पूरी तौर से हमलावर है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा हो या किसान का मुद्दा हो या फिर पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक हो या फिर उत्तर प्रदेश से बढ़ रहे अपराध हो, विपक्ष लगातार हमलावर है और इसके लिए सत्ता पक्ष निश्चित रूप से अपने पेशबंदी करता रहा है। मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है संजीव कपासिया जी। संजीव कपासिया जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि ये विपक्ष कितना कामयाब होगा? देखिए अंकुर जी, बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने जिस तरीके से सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर और लगातार जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जिस तरीके से उन्नाव की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज है। उन्होंने कहा कि जो किसान शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। इस पर जवाब देते हुए, हालांकि सरकार पूरी तरह पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर है, लेकिन फिर भी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि आपकी सरकार से योगी सरकार 1000 गुना बेहतर है। हमारी सरकार में तो संगठित अपराध है और जिस तरीके से महेंद्र सिंह टिकैत, जो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के पिता हैं और किसानों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं, उनको 2 महीने समाजवादी सरकार ने, बसपा सरकार ने जेल में बंद रखा, उन पर लाठियां बरसाई गई। इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से किया गया। तो कहीं ना कहीं इमोशनल बातें सत्ता पक्ष की ओर से की गई, वहीं जनता से जुड़े मुद्दे उठाए गए। वहीं विधान परिषद की बात करें पूजा, तो विधान परिषद में प्रोटेम स्पीकर के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई, जिसको सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया। उनका कहना है, समाजवादी पार्टी के सभी विधान परिषद के सदस्यों का, कि हमारी विधान परिषद में मेजॉरिटी होने के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है।
नहीं तो क्या इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी या कोर्ट के शरण लेगी या नहीं लेगी, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी इसकी आगे की तैयारी कर रही है। जब से उनकी याचिका खारिज हुई है तब से समाजवादी पार्टी दफ्तर पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगाए, किसानों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। और आज शाम एक मीटिंग होनी है। अखिलेश यादव आगे की रणनीति तय करेंगे कि विधान परिषद में प्रोटेम स्पीकर के खिलाफ किस तरीके की नीति अपनाई जाए, क्योंकि विधान परिषद में साफ तौर पर मेजोरिटी समाजवादी पार्टी की है। 100 में से 52 MLC समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे विधान परिषद हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सपा की याचिका फिलहाल खारिज कर दी गई है। तो वही उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीडन की फर्निशिंग कंपनी आइकिया के साथ में शुक्रवार को बड़ा अनुबंध किया। आपको बता दें कि लखनऊ में सीएम के सरकारी आवास पर नोएडा अथॉरिटी और आइकिया के बीच विनिमय समारोह आयोजित किया गया। आइकिया इस अनुबंध के तहत नोएडा में करीबन 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। कंपनी ने सेक्टर 51 में लगभग 12 एकड़ जमीन ली है, जिनका विकास और निर्माण कार्य कुछ ही हफ्तों में शुरू भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर नोएडा अथॉरिटी के साथ ही आइकिया को भी शुभकामना और बधाई दी है। तो उत्तर प्रदेश 3 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक राज्य 1 करोड़ 80 लाख के करीब उसने टेस्ट किए हैं। साथ में दूसरे और तमिलनाडु ने 1 करोड़ 70 लाख के करीब उसने तीसरे स्थान पर रहा है टेस्ट के साथ में। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में 1 करोड़ 50 लाख के करीब टेस्टिंग हुई है। ठीक इसी तरीके से आंध्र प्रदेश भी इसी सीक्वेंस में आता है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तो लखनऊ के स्वास्थ्य भवन में बने कोविड-19 कंट्रोल रूम में काम करने वाले कर्मचारियों ने डांस भी किया है और जमकर पार्टी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर डांस का वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो आपको बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर की मुक्ति के लिए एक और मुकदमा अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। वाराणसी के एडिशनल सिविल जज कुसुम लता त्रिपाठी इस मामले की सुनवाई कर रही हैं। काशी विश्वनाथ की शक्ति पारंबा श्रृंगार गौरी और आदि विश्वेश्वर की ओर से यह मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि याचिका में पुराणों और अन्य शोध ग्रंथों के हवाले से कई दलील दी गई है। श्रीमान हरिशंकर जैन जी तो वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार को मिले बुआ भतीजी के शव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बुआ भतीजी का अंतिम संस्कार हुआ। घटना के बाद से ही गांव और आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनातगी है। अंतिम संस्कार के दौरान कमिश्नर रंजन कुमार, आईजी लक्ष्मी सिंह, डीएम रविंद्र कुमार और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको ये बता दें कि उन्नाव में असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में दोनों किशोरियों की मौत जहर से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हो चुका है। तो वहीं उन्नाव से एमएलए ने कहा कि पीड़ित परिवार की सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। तो ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मृतक की मां किस तरीके से रात में बिलक उठी जब कहा गया कि रात में ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उसने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कहता। अंतिम संस्कार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह के समय जब अंतिम संस्कार हुआ, पूर्व सांसद पहुंची लेकिन बहिष्कृत किया गया। लोगों की तरफ से उन्हें गांव में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। और घटनास्थल पर किस तरीके से डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और तफ्तीश चल रही है। 4 तस्वीरें हैं, तासीर भी अलग अलग बयां करती है। परिवार ने पहली बात तो अभी डिमांड सिर्फ एक ही रखी थी कि जो कि खुलासा किया जाए। दूसरा, हमने अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से अब ये कहा गया है कि इनको अगला जैसे चुनाव खत्म होता है वैसे हम लोग इनके परिवार को जो भी जैसे जमीन नहीं थी इन्होंने कहा, तो हमने कहा सरकार की तरफ से 1-1 बीघे पट्टे कराने का काम करूंगा, प्लस आवास नहीं होगा आवास देंगे, प्लस आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ देंगे। उसके बाद जो भी सरकार की योजनाएं चल रही वो प्रथम दृष्टिया इनको मिलेंगी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपनी तरफ से भी
50-50 हजार रुपए का ऐलान किया कि हम अपने निजी कोष से देंगे, और सरकार ने भी ऐलान किया है वो इनके परिवार को चेक, परिवारों का 50-50 देंगे। हाँ, चेक मिल जाएगा। तो ये घटना कोई नई नहीं है। आपको बता दें कि उन्नाव ने पिछले 3 सालों में बहुत कुछ देखा है। ये घटना नई नहीं है। पिछले 3 सालों में उन्नाव ने क्या कुछ देखा और किस वजह से सुर्खियों में रहा, देखिए। 8 अप्रैल 2018 का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर और उसके सहयोगियों पर दुष्कर्म का आरोप लगा। युवती और उसके परिजनों ने मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर आत्मदाह की कोशिश तक की थी। न्यायालय ने पूर्व विधायक को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। तो वहीं दूसरी घटना 23 फरवरी 2018 बरासगवर क्षेत्र सतरी बालाखेड़ा में 19 वर्षीय युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। 5 दिसंबर 2019 बिहार थाना क्षेत्र के एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता को जिंदा जला दिया गया। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब जिक्र होगा 16 दिसंबर 2019 हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म पीड़िता ने विवेचना की लापरवाही से आहत होकर जमानत मिलने पर आरोपियों को जमानत दे दी गई थी। इसी के चलते कार्यालय में खुद पर पेट्रोल डाल लिया था और खुद को आग लगा ली थी। बिहार थाना क्षेत्र, दोबारा इसका नाम आ रहा है। 2 अक्टूबर मृत दुष्कर्म पीड़िता के 6 साल के भतीजे का अपहरण हुआ। पुलिस ने 5 आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज करके उसे जेल भेजा। और अब 17 फरवरी 2021 उन्नाव में असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में 3 किशोरियां खेत में मिलती हैं। 2 की मौत जहर खाने के चलते हो गई और एक की जंग जारी है जिंदगी और मौत के बीच में। तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजधानी से अनूप जुड़े हुए हैं कानपुर, जहां पर एक युवती का इलाज चला। वहां से हमारे साथ अभिनव मौजूद हैं और फोन लाइन पर मौजूद हैं उन्नाव से नीरज। सबसे पहले अनूप, आपका रुख करते हैं क्योंकि जो युवती जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी, उसको लखनऊ लाने की बात हो रही है। देखिए पूजा, निश्चित बात है कि जिस तरीके से उन्नाव में इलाज चल रहा है उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने अभिभाषण में भी जिस तरीके से संज्ञान लिया और केजीएमयू में जिस तरीके से एक टीम वहां पर भेजी गई और उचित इलाज के लिए व्यवस्था के लिए कहा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा उसको लखनऊ की लाने की आवश्यकता हो तो लखनऊ लाया जाए या फिर जहां इलाज उसका उचित हो सके, ठीक से हो सके, वहां उसको ले जाया जाए। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि पूजा की जिस तरीके से उन्नाव इस समय राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, वहां पर राजनीतिक जो पार्टियों के नेता वहां पर पहुंच रहे, कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां भी शुरू हो चुकी हैं। कल आपने देखा किस तरीके से चंद्रशेखर रावण के लोग वहां प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था और आज सावित्रीबाई फूले जो पूर्व सांसद हैं, दलित नेता कही जाती है, वहां पर पहुंची थी। हालांकि काफी झड़प हुई वहां के लोग, स्थानीय लोगों से, वहां नेताओं से, और कल समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल का उन्नाव जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उत्तेज की जिस तरीके से उन्नाव चर्चित में रहा है, चर्चा में एक बार फिर से वहां पर राजनीतिक अखाड़ा शुरू हो चुका है। वहां पर आने जाने वाले नेताओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है, कानून व्यवस्था बनी रहे। ठीक है अनूप, अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव जुड़े हैं अनूप, अभिनव का रुख करते हैं। अभिनव, आप बताइए, जब कानपुर में अभी कहा जा रहा है कि जिस पीड़िता का इलाज चल रहा है उसकी स्थिति सामान्य हो गई है, कितनी सच्चाई है इसमें, और अगर नहीं है तो क्या स्थिति अभी उसकी बनी हुई है? जी पूजा, आपको बता दूं कि कानपुर रेसिडेंसी हॉस्पिटल में पीड़िता का इलाज चल रहा है। मीडिया के प्रवेश पर अस्पताल में रोक लगा दी गई है और पीड़िता के परिजनों से भी किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के द्वारा जब अस्पताल प्रशासन पर दबाव बनने लगा तो पीड़िता के भर्ती होने के लगभग बीच जाने के बाद एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें भी सिर्फ खाना पूर्ति की गई और सिर्फ ये कहकर बता दिया गया कि पीड़िता की जो बॉडी है उसमें कुछ हलचल हो रही है, लेकिन अभी भी जो स्थिति है पीड़िता अभी भी वेंटिलेटर पर ही है। जी पूजा। अभिनव, क्या पीड़िता की स्थिति अभी ऐसी है कि मीडिया कर्मियों को उससे बात न करने दिया जाए? क्यों, किस वजह से मीडिया से नहीं मिलने दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रेजेंसी हॉस्पिटल का जो मुख्य द्वार है उस पर भी ताला लगा दिया गया है और सिर्फ
जो मरीज यहाँ पर एडमिट हैं उनके एक तीमारदार को अस्पताल में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। मीडिया के प्रवेश पर तो बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ठीक है अभिनव। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज फोन लाइन से जुड़े हैं, इनका लाइव नहीं हो सका क्योंकि जिस क्षेत्र में नीरज इस समय मौजूद हैं ये वही गांव है बबुरहा क्षेत्र, वहां पर नेटवर्क के थोड़ा सा इशू है। नीरज आपसे मैं समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, अभिनव कह रहे हैं अस्पताल में ताला है, बबुरहा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है, डर किस बात का है अगर जो मौत है वो जहर से हुई है तो? जी देखिए, पहले दिन से जब ये घटना हुई है लगातार कहीं न कहीं जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से सख्ते में है, क्योंकि 2 लड़कियों की मौत होना और एक का जो है जिंदगी मौत से लड़ाई लड़ना कहीं न कहीं एक बड़ी घटना है और इसको लेकर के जिला प्रशासन काफी सतर्क है। क्योंकि कल जब ये परसों घटना रात में हुई है, कल विधानसभा सत्र चुनाव होने वाला था, कहीं न कहीं सरकार की छवि को लेकर भी जिला प्रशासन काफी सतर्क है। तो इसको लेकर के लगातार जो उन बबुरहा का मामला है, जो कई बार ये चीज सामने आई है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ का व्यक्तिगत जिला प्रशासन है, उसने खुल करके मीडिया को परिजनों से, उनके रिश्तेदारों से या वहाँ जो पहुंचने वाले नेता थे उनसे बात करने के लिए किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं लगाई, क्योंकि लगातार जो मीडिया है बात कर रही, क्योंकि कई बार देखा गया है माँ की भी जो बयान है सामने आए, पिता के भी बयान सामने आए, क्योंकि कल एक रूमर उड़ा था कि शादी वर्दी में पुलिस ने उनके पिता को जो है उठा लिया है, लेकिन बाद में ये बात क्लियर हुई कि उनके पिता को चक्कर आया था, जिसको लेकर के ग्राम प्रधान व अन्य लोग उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तो कहीं न कहीं जो यहाँ का माहौल है वो पूरी तरीके से मीडिया के लिए फ्री है और मीडिया लगातार बात कर रही, क्योंकि अंतिम संस्कार दोनों का हो चुका है, उसके विजुअल भी पहुंच चुके हैं, लोगों ने बात भी की है। हाँ, एक अहम मुद्दा यहाँ पर यह सामने आ जाता है कि जो कल्लू है जिसको प्रशासन ने परसों ही अपनी कस्टडी में ले लिया था, उससे किसी को बात नहीं करने दी जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है उसकी सुई जो है वो कल्लू के ऊपर घूम के जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पहले दिन कल्लू और जो मृतक लड़की है उनके पिताजी ने आपस में कुछ बहस हुई थी, कुछ बातचीत हुई थी, उसी शक के आधार पर इसे उठाया गया। तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया जो सामने ठीक है नीरज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो आपने देखा कि क्या कुछ हाल है कानपुर में, अस्पताल में ताला और गांव छावनी में तब्दील। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा की बहुचर्चित बामनखेड़ी कांड की गुनाहगार और फांसी की सजा पाई हुई शबनम से मिलने उसके 2 वकील पहुंचे हैं रामपुर जेल। उन्होंने दया याचिका के लिए एक बार फिर से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से अनुरोध किया है। इस बीच शबनम के बेटे ने भी राष्ट्रपति से मां के गुनाहों को माफ करने की गुहार लगाई है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए और देखिए कि क्या है जुर्म की पूरी दास्तान। परिवार वालों को मंजूर नहीं था शबनम और सलीम का रिश्ता। सलीम के बच्चे की मां बनने वाली थी शबनम। सलीम के साथ मिलकर परिवार को खत्म करने की साजिश रची। खाने में नशे की गोलियां देकर कुल्हाड़ी से 7 लोगों का गला काट डाला। शबनम के कॉल डिटेल से गुनाह का खुलासा हुआ। 50 के करीब बार उसने सलीम से बात करी थी। वारदात की रात सलीम से पूछताछ में बरामद हुई है कुल्हाड़ी। शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर खूनी खेल खेला था।